Good morning, students. Today we are going to discuss the remaining part of our history chapter, that is nationalism in India. Today we are going to discuss about non-cooperation movement, different strands in movements, the movement in the towns, rebellion in the countryside, and the Swaraj in plantations. After that, towards civil disobedience, the Salt March and the Civil Disobedience Movement. We are going to discuss about these topics. तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspirations. ये कहता है कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट है वो जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया और अनेक जो सोशल ग्रुप्स हैं उन्होंने इस मूवमेंट में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, अपनी भागीदारी दिखाई और हर जो इसमें सोशल ग्रुप्स था उसकी अपनी कुछ स्पेसिफिक एस्पिरेशंस थी, यानी कुछ विशेष आकांक्षाएं थी. ऑल ऑफ देम रेस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मींट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. कहता है सभी लोग स्वराज चाहते थे, लेकिन स्वराज का मीनिंग है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था. अब हम पढ़ते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स की. सबसे पहले टाउन्स में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके बारे में कहता है कि द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, कि शहरों में जो मिडिल क्लास पर्सन थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेज, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. ये कहता है कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के साथ ही हज़ारों जो विद्यार्थी थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो स्कूल और कॉलेज थे वो छोड़ दिए, हेडमास्टर और टीचर्स हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिए, और लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस है, जो कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते थे, उसको करना उन्होंने बंद कर दिया. द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. कहता है कि अधिकतर जो प्रांत थे उनमें जो काउंसिल इलेक्शंस हैं उनका बहिष्कार किया गया, केवल मद्रास को छोड़कर, जहाँ पे आपकी जस्टिस पार्टी है जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उसने ये महसूस किया कि काउंसिल में एंटर करके ही कुछ पावर है उसको गेन किया जा सकता है जो कि केवल ब्राह्मण्स के पास थी. द एफर्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. कहता है कि जो नॉन कोऑपरेशन में किए गए प्रयास थे आर्थिक स्तर पे वो और ज़्यादा नाटकीय थे. फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, विदेशी सामान है उनका बहिष्कार किया गया. लिक्विड शॉप्स पिकेटेड, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया. एंड फॉरेन क्लॉथ बर्नट इन ह्यूज बॉनफायर्स, और बड़े स्तर पे विदेशी कपड़े की होलियाँ जलाई गई. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हैवल्ड बिटवीन 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to 57 crore. कहता है विदेशी कपड़े का जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी नीचे आ गया और 1921 और 22 में इसकी जो वैल्यू है वो 102 करोड़ से घट के 57 करोड़ पे आ गई. इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और द फाइनेंस फॉरेन ट्रेड. कहता है कि कई स्थानों पे जो मर्चेंट्स यानी व्यवसायी और जो ट्रेडर्स व्यापारी थे उन्होंने विदेशी सामानों को बेचने से या फॉरेन जो ट्रेड है उसको फाइनेंस करने से मना कर दिया. एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही ये बहिष्कार का आंदोलन फैला, एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड
wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up। कहता है जैसे ही ये बॉयकॉट मूवमेंट फैला तो जो लोग हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट क्लॉथ को यूज़ करने से मना कर दिया और जो मेड इन इंडिया क्लॉथ है वो पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो थी और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स। लेकिन कहता है कि शहरों में ये आंदोलन काफ़ी कमज़ोर भी पड़ गया। इसके पीछे भी कई सारे रीजन्स थे। पहला है कि खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। कि मेड इन इंडिया जो खादी का कपड़ा था वो काफ़ी महंगा था, जो बड़े स्तर पर मिल्स में कपड़ा बनाया जाता था उसकी बजाय, और गरीब लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसको परचेज नहीं कर सकते थे। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल क्लॉथ फॉर ए टू लॉन्ग। तब कहता है लंबे समय तक वो किस तरह से जो मिलों में बना हुआ कपड़ा है उसका विरोध कर सकते थे। इसके बाद फिर आगे कहता है सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड ए प्रॉब्लम। और इसी तरह से कहता है कि जो ब्रिटिश संस्थाएं हैं उनका बहिष्कार करने से भी एक समस्या खड़ी हो गई। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेटअप। जो वैकल्पिक इंडियन इंस्टीट्यूशंस यानी भारतीय संस्थान हैं वो स्थापित किए गए, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस, ताकि अंग्रेजी संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। दीज वर स्लो टू कम अप। कहता है कि इनकी स्थापना धीरे धीरे हुई। सो स्टूडेंट एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स ज्वाइंड बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। इसलिए कहता है कि जो विद्यार्थी और जो अध्यापक थे दोबारा कहता है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों का रुख करना शुरू कर दिया, और जो लॉयर्स थे उन्होंने भी दोबारा से अपने जो गवर्नमेंट कोर्ट्स हैं उनको ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट आपका आता है रिबिलियन इन द कंट्री साइड की देहात यानी रूरल एरियाज हैं उनमें ये आपका जो आंदोलन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो किस तरह से फैला। कहता है फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। कि शहरों से आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कंट्री साइड यानी देहात में फैल गया। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स which were developing in different parts of India in the years after the war। और इसमें कहता है कि पीजेंट्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन यानी अपनी भागीदारी है वो सुनिश्चित की, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में देश के अनेक भागों में डेवलप हो रहे थे, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाई बाबा रामचंद्रा, a sannyasi who had earlier been to Fiji and indentured labor। कहता है कि अवध में जो किसान हैं उनका नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया, जो कि एक सन्यासी था और पहले फिजी में एक तरह से इंडेंटेड लेबर एक बंधुआ मजदूर के रूप में वो काम कर चुका था। द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and variety of other crises। कहता है कि ये आंदोलन है अधिकतर तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स यानी जागीरदारों के खिलाफ था, जो कि किसानों से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू ज़्यादा किराए की मांग करते थे और भी कई सारे टैक्सेस हैं उनकी डिमांड करते थे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार। बेगार का मतलब होता है लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी वर्क विदाउट पेमेंट, बिना वेतन दिए काम। कहता है पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। कि किसान है वो बेगार करते थे और जो जागीरदार है उनके खेतों पे बिना पेमेंट बिना वेतन के काम करते थे। एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कहता है कि एक कृषक के रूप में, एक ज़मीन जोतने वाले के रूप में
उनका कार्यकाल है उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी। बीइंग रेगुलरली evicted so that they could acquire no right over the leased land। कहता है कि जो लीज पर दी गई ज़मीन है उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। और किसानों का जो आंदोलन था, पीजेंट्स मूवमेंट है, उसने रेवेन्यू को कम करने की मांग की। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार को ख़त्म करने की मांग की। एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। और कहता है कि जो दमनकारी लैंडलॉर्ड्स जागीरदार थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन। कहता है कि कई जगह पंचायतों के द्वारा नाई धोबी बंद है वो ऑर्गेनाइज किए गए, जिससे कि जो लैंडलॉर्ड्स है उनकी सभी तरह की सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया गया, यहाँ तक कि नाई और वाशरमैन की धोबी की भी। इन जून 1920, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। जवाहरलाल नेहरू ने कहता है कि अवध के गाँव का दौरा करना स्टार्ट कर दिया। टॉकिंग टू द विलेजर्स, गाँव वालों से बात करना शुरू कर दिया। एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्राइवेंसीज, और उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनके जो कष्ट या दुख थे उनको कहता है कि अंडरस्टैंड करना, समझना शुरू कर दिया। बाई अक्टूबर तक द अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू। ये कहता है कि अक्टूबर 1921 में अवध किसान सभा है वो बनाई गई, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1920 में बनी थी, जिसका की अध्यक्षता की बाबा रामचंद्र एंड ए फ्यू अदर्स। बाबा रामचंद्र और दूसरे कुछ लोग इसमें शामिल थे। विद इन ए मंथ्स, एक महीने में, ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेटअप इन द विलेज अराउंड द रीजन। कहता है कि एक महीने में लगभग 300 जो ब्रांचें हैं वो गांव में इसकी उस क्षेत्र में स्थापित हो गई। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, the effort of the Congress were to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। कहता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही शुरू हो तो कांग्रेस का ये प्रयास था कि भाई अवध जो पीजेंट स्ट्रगल है उसको इससे जोड़ दिया जाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और इसको एक बड़ा संघर्ष बना दिया जाए। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड फ्रॉम that the Congress leadership was unhappy with। कहता है पीजेंट मूवमेंट यद्यपि शुरू हुआ तो जिस तरह से शुरू हुआ उससे कांग्रेस जो लीडरशिप है वो नाखुश था। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जैसे ही ये आंदोलन 1921 में शुरू हुआ, द हाउसेज ऑफ द तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तालुकदार और व्यवसायियों के घरों पर हमला किया गया। बाजार्स वर लूटेड, बाज़ारों को लूटा गया। एंड ग्रेन वार्ड्स वर टेकन ओवर, और अनाज के जो गोदाम हैं उन पर कब्जा कर लिया गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट। कई स्थानों पर कहता है स्थानीय नेताओं ने किसानों को ये बताया कि गांधी जी ने ये घोषणा की है दैट नो टैक्स वर टू बी पेड, कि कोई किसी तरह का टैक्स नहीं देना है। एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और ज़मीन है उसको गरीबों के बीच में दोबारा से बांटा जाएगा। द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। सभी कामों या आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कहता है महात्मा का नाम है वो उनके साथ जोड़ दिया गया। इसके बाद है आपका कि ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। कि अब तक जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने महात्मा गांधी का जो आइडिया ऑफ स्वराज है उसको दूसरे तरीके से समझा। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो गुडेम हिल्स का एरिया है, फॉर इंस्टेंस ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve।
कहता है कि आंध्र प्रदेश की जो गुडेम हिल्स हैं उनमें एक मिलिटेंट गुरिल्ला आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ, यानी आतंकी गुरिल्ला आंदोलन 1920 की शुरुआत में। कहता है कि न ही एक ऐसे संघर्ष के रूप में जिसको कांग्रेस अप्रूव करती थी, कांग्रेस स्वीकृति देती थी। Here as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas। और इसी तरह से यहाँ पे कहता है कि जो फॉरेस्ट रीजन है उसमें जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने बड़े स्तर पे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लोज कर दिया। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। कहता है कि लोगों को जंगलों में जाने से मना कर दिया अपने पशु चराने के लिए, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, या फिर ईंधन के लिए लकड़ी या फल इकट्ठा करने के लिए। दिस एंग्रेज द हिल पीपल। इससे कहता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे वो नाराज़ हो गए। नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। इससे कहता है न ही केवल उनकी आजीविका प्रभावित हुई, बल्कि इसके साथ साथ उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वर बीइंग डिनाइड, उनसे भी उनको वंचित कर दिया गया। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted। जब कहता है कि सरकार ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो बेगार यानी वर्क विदाउट पेमेंट, बिना वेतन के काम करें रोड बिल्डिंग में, तो कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में विद्रोह कर दिया, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने विद्रोह कर दिया। द पर्सन हु केम टू बी लीड दैम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। कहता है कि जो आदमी उनका नेतृत्व कर रहा था वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फिगर था, और वो था अल्लूरी सीताराम राजू। कहता है क्लेम्ड दैट दे हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। अल्लूरी सीताराम राजू ने ये दावा किया कि उनके पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हील पीपल। कहता है कि वो जो खगोल शास्त्रीय सही घोषणाएं कर सकता है और लोगों को बता सकता है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट्स, और यहाँ तक कि कहता है कि गोली का भी उस पर असर नहीं होगा, वो गोली खाने के बाद भी जिंदा रह सकता है। कैप्टिवेटेड बाय राजू द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। राजू से प्रभावित होके कहता है कि लोगों ने जो विद्रोह किया उन्होंने ये दावा कर दिया कि ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। राजू वो देवदूत है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी, सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। राजू है, उसने कहता है कि महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात की, और उसने कहता है कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफ़ी प्रेरित भी था। उसने लोगों को कहता है सहमत कर लिया खादी पहनने के लिए, एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और शराब की आदत छोड़ने के लिए। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय पर ही asserted that India could be liberated only by the use of force not non-violence। लेकिन इसके साथ साथ उसने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को आज़ाद किया जा सकता है, लिबरेट किया जा सकता है फोर्स से यानी ताकत से, ना कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा से। द गुडेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वेरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। गुडेम हिल्स के जो लोग थे उन्होंने कहता है पुलिस स्टेशन पर हमला किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने का प्रयास किया, और उन्होंने कहता है कि इस गुरिल्ला तरीक़ों से स्वराज अचीव करने के लिए, स्वराज प्राप्त करने के लिए अपना जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखा। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एक्सक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम्स बिकेम ए फोक हीरो। कहता है राजू है, उसको पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया 1924 में, और उसके बाद में कहता है कि वो जो लोकल स्टोरीज हैं, जो फोल्क हीरो के रूप में, एक यानी स्थानीय नायक के रूप में कहता है कि उसके चरित्र का गुणगान किया जाने लगा।
स्वराज इन प्लांटेशंस। अब बात करता है कि बागानों में काम करने वाले जो लोग थे, जो इंडेंटेड लेबर थे, बंधुआ मजदूर थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। कहता है वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, कि कामगार जो थे, काम करने वाले लोग थे, उनकी अपनी एक समझ थी महात्मा गांधी के बारे में और स्वराज के अर्थ यानी उसकी मीनिंग के बारे में। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined spaces in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। कहता है कि प्लांटेशन वर्कर्स जो बागानों में काम करने वाले लोग थे आसाम के, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि भाई वो फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकते हैं, ऐसे स्थानों पर जा सकते हैं और ऐसे स्थानों से उनको छोड़ा जाना चाहिए जहाँ पे उनको बंद करके रखा गया है। और उनका मतलब था कि भाई उन गाँवों से लिंक एस्टेब्लिश करना, उन गाँवों से जुड़ना जहाँ से वो लोग आए थे। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। कहता है कि इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट है 1859 का, उसके अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन वर्कर हैं उनको बिना परमिशन के ये गार्डन छोड़ने की अनुमति नहीं थी। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और वास्तव में कहता है कभी कभार ही उनको इस तरह की परमिशन दी जाती थी। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home। कहता है कि जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो जो हजारों वर्कर हैं उन्होंने अथॉरिटीज़ का कहना मानने से मना कर दिया, प्लांटेशंस को छोड़ दिया और अपने घरों की ओर वो चल पड़े। दे बिलीव्ड दैट, उनका ये मानना था कि गांधी राज वर कमिंग, कि गांधी राज आ रहा है। एंड समवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओवन विलेज, और उनको अपने गांव में ज़मीनें दी जाएंगी। दे हाउएवर नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, यद्यपि कहता है कि अपने लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुँचे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे। ये कहता है कि स्टैंडर्ड ऑन द वे बाई ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, कहता है कि रास्ते में रेलवे की हड़ताल होने की वजह से दे वर कट बाय द पुलिस ने उनको पकड़ लिया। एंड ब्रूटली बीटन अप, और निर्दयता से उनको पीटा गया। इसके बाद आता है आपका द विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। कहता है कि कांग्रेस का प्रोग्राम था, उसमें इस तरह से इस मूवमेंट का जो विजन है उसको डिफाइन नहीं किया गया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओवन वेज, उन्होंने कहता है कि अपने ही तरीके से स्वराज का अर्थ निकाल लिया और अपने ही तरीक़ों से वो स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। इमेजिनिंग टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, उन्होंने एक ऐसे समय की कल्पना की जब उनकी सारी जो दुख हैं या कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। येट व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधी जी नेम एंड रेज स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, तब कहता है कि जो कबीले के लोग और जो मजदूर थे उन्होंने गांधी जी के नाम पे स्वराज स्वतंत्र भारत की मांग की। दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एगिटेशन, तो वो कहता है कि भावनात्मक रूप से एक समस्त भारत प्रतिरोध में भी शामिल थे। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पे काम शुरू किया और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस, और जब उन्होंने अपने मूवमेंट को कांग्रेस से जोड़ा। दे वर आइडेंटिफाइंग विद ए मूवमेंट, तो वो कहता है कि एक ऐसे मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी, कि वो उनकी जो स्थानीय सीमाएं थी, इमीडिएट लोकेलिटी थी, उन सबसे परे था।
अब आता है आपका इसमें इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा 1922। इसमें क्या था कि भाई एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है बाज़ार में, दैट वाज टर्न्ड इनटू ए वॉयलेंट क्लैश विद द पुलिस। और इसके बाद में ये 5 फरवरी 1922 की इंसिडेंट है। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को सुनने के बाद में महात्मा गांधी कॉल्ड ए हाल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने कहता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब हम चलते हैं टुवार्ड सिविल डिसोबीडेंस। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है, ये 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव मूवमेंट रहा है। इन फरवरी 1922, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये 5 फरवरी आपकी जो चोरा चोरी की जो इंसिडेंट थी, इसके बाद में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला ले लिया। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वॉयलेंट इन मैनी प्लेसेस। उसने ये महसूस किया कि भाई कई सारे स्थानों पर यह आंदोलन है वो हिंसक होता जा रहा है। एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। और कहता है किसी भी बड़े संघर्ष के लिए तैयार करने से, किसी भी बड़े संघर्ष से पहले सत्याग्रहीज हैं उनको कहता है ट्रेंड करने की ज़रूरत है। विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस में सम लीडर्स वर बाई नाउ ट्राई टू मास स्ट्रगल्स। कई जो नेता हैं वो एक बड़े स्तर का संघर्ष तैयार करना चाहते थे। एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। कहता है कई सारे लीडर थे जो कि प्रोविंशियल काउंसिल्स यानी प्रांतीय परिषदें थी, उनके चुनाव में भाग लेना चाहते थे, जो कि भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, उसके तहत जिनको बनाया गया था। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू ओपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स। उनका ये मानना था कि काउंसिल्स में शामिल होकर ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ हैं उनका विरोध किया जा सकता है। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और ये भी तर्क दिया जा सकता है सुधारों के लिए भी, और ये भी प्रदर्शित किया जा सकता था कि ये काउंसिल्स हैं वो वास्तव में डेमोक्रेटिक नहीं थी। दे वर नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे आधारित नहीं थी। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कहता है स्वराज पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर, टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिसीज, काउंसिल पॉलिसीज़ को रिटर्न करने के लिए। बट यंगर लीडर्स, लेकिन युवा जो नेता थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, वो कहता है कि प्रेस्ड फॉर सम रेडिकल मास एगिटेशन। उन्होंने कहता है कि किसी एक बड़े जो प्रतिरोध के लिए दबाव बनाया। एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, वो पूरी तरह से यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, संपूर्ण आज़ादी के लिए। इन सच ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन में कहता है ऑफ इंटरनल डिबेट, जो आंतरिक बहस होनी थी, एंड डिस्कशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। कहता है दो फैक्टर्स ऐसे निकल के सामने आए जिन्होंने दोबारा से भारतीय राजनीति को एक दिशा दी 1920 की ओर। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहला तो ये था कि भाई विश्व स्तर पे जो आर्थिक मंदी है उसका प्रभाव पड़ रहा था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। कि खेती के जो उत्पाद थे उनकी कीमतें लगातार गिर रही थी 1926 से, और वो पूरी तरह धराशायी हो गई 1930 में। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड। कहता है जैसे ही खेती का जो सामान था और जो एग्रीकल्चरल गुड्स है उनकी जो डिमांड है, उनका जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आई।
peasants found it different to sell their harvest and pay their revenue। कहता है किसानों के लिए एक समस्या आई कि भाई वो अपनी फसल को किस तरह बेचें और रेवेन्यू पे करें। बाई 1930 1930 तक द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। कहता है कि जो रूरल एरिया है, कंट्री साइड है, उसमें उथल पुथल थी। जो लोग हैं उनके बीच में काफ़ी अनरेस्ट यानी बेचैनी था। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।